नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय साहित्य पर आप कह सकती हैं एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। मुल्क राज आनंद का 1935 का उपन्यास अछूत यानी अनटचेबल। जी हाँ। ये न सिर्फ आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य की एक क्लासिक रचना मानी जाती है, बल्कि उन शुरुआती भारतीय अंग्रेजी उपन्यासों में से है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। बिल्कुल। और इसकी चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी अलग अलग तरह के हैं। एक तो है कंटेम्प्रेरी लिटरेरी रिव्यू इंडिया, मतलब CLRI। हाँ। उसमें जानूबी खन्ना की एक हालिया पुस्तक समीक्षा है। काफी अकादमिक नजरिया है उसमें। अच्छा। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट पर आम पाठकों की ढेरों प्रतिक्रियाएं हैं। उनसे पता चलता है कि आज भी ये किताब लोगों पर क्या असर डाल रही है। हाँ, ये दिलचस्प होगा देखना। और तीसरी, अछूत की एक विस्तृत हिंदी पुस्तक समीक्षा भी है हमारे पास, जो इसे एक अलग, शायद साहित्यिक कोण से ज्यादा देखती है। इन कार्यों को एक साथ रखकर देखें, समझें कि ये उपन्यास अपने समय में क्या कह रहा था, जाति व्यवस्था का कैसा चित्रण था इसमें, और आज लगभग 90 साल बाद भी ये कितना प्रासंगिक है। हाँ, और एक दिलचस्प बात आपने शुरू में बताई थी कि ये किताब डॉक्टर अंबेडकर के मशहूर लेख एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से भी करीब 1 साल पहले आई थी। सही कहा। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। उपन्यास का केंद्र क्या है? कहानी का केंद्र है बखा। एक 18 साल का नौजवान है, सफाई कर्मचारी। 18 साल का? हाँ, और उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन की कहानी है। सिर्फ एक दिन? बस एक दिन, सुबह से शाम तक बखा के जीवन का एक दिन। लेकिन उस एक दिन में ही उसे जाति के नाम पर जो समाज का तिरस्कार है, अपमान है, अन्याय है, वो सब कुछ झेलना पड़ता है। एक दिन, लेकिन लगता है जैसे उसमें पूरी जिंदगी का दर्द सिमटा हुआ है। जैसे वो पानी भरने जाता है। हाँ, तो कुएं से भगा दिया जाता है। बाजार में अगर गलती से किसी ऊंची जाति वाले से छू जाए तो गालियां और मार पड़ती हैं। बिल्कुल, मंदिर के पास भी नहीं जा सकता, अपवित्र माना जाता है। तो ये घटनाएं सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये उस पूरे सिस्टम का, उस व्यवस्था का चेहरा दिखाती हैं। और ये तो बाहरी चीजें हुई। हाँ। उसके अंदर क्या चलता रहता है? हाँ, वही। बखा के अंदर भी एक लगातार संघर्ष चलता है। शर्म है, गुस्सा है, बेबसी है, और कहीं कहीं थोड़ी सी उम्मीद भी। उपन्यास के आखिर में वो महात्मा गांधी का एक भाषण सुनता है। हाँ, उसमें छुआछूत मिटाने की बात होती है। जी, और उसे फ्लश सिस्टम, मतलब जो आधुनिक शौचालय होते हैं, उस तकनीक में भी एक उम्मीद सी नजर आती है, एक समाधान की तरह। चलिए अब जरा स्रोतों पर गहराई से बात करते हैं। पहले वो CLRI समीक्षा लेते हैं जानोभी खन्ना की। आपने कहा वो अकादमिक है, तो उसमें निश्चय ही कुछ तीखा विश्लेषण होगा। हाँ बिल्कुल, ये समीक्षा जाति व्यवस्था की जो राजनीति है ना, उस पर एक बहुत साफ नजरिया पेश करती हैं। खन्ना इस बात पर जोर देती हैं कि आनंद ने बखा के अनुभवों के जरिए पढ़ने वालों को वो अपमान और डर महसूस कराने की कोशिश की है जो उस वक्त रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। महसूस कराने की कोशिश। हाँ। उनका विश्लेषण सिर्फ कहानी तक ही नहीं रहता, वो इसे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे से जोड़ती हैं। वो कहती हैं कि ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे ये पवित्रता और अपवित्रता की जो धारणाएं हैं, हाँ। वो सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि वो सत्ता का एक औजार रही हैं, एक टूल जिसने सदियों से भारतीय समाज को यूं समझे जकड़ रखा है। यानी ये सिर्फ छुआछूत का वर्णन नहीं, बल्कि उसके पीछे की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका विश्लेषण है। खन्ना और किन मुद्दों पर ध्यान दिलाती हैं? वो सफाई कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो भयानक असर पड़ता है उसकी बात करती हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? सही बात है। वो दिखाती हैं कि कैसे बुनियादी मानवाधिकार जैसे पानी का अधिकार, भोजन, शिक्षा, सम्मान से जीने का अधिकार, इनसे वंचित रखना सिर्फ भेदभाव नहीं है, ये एक तरह की व्यवस्थागत हिंसा है। सिस्टमैटिक वायलेंस। खन्ना का एक और अहम बिंदु ये है कि कैसे लोगों की चेतना को ही, मतलब उनकी सोच को ही जातिवादी नियमों के हिसाब से ढाल दिया जाता है, जिससे वो अपनी हालत को ही स्वाभाविक मानने लगते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है कि सिस्टम कैसे इंसान की सोच को ही कंट्रोल कर लेता है। समीक्षा में कोई खास घटना है जिसका जिक्र हो जो इसे और साफ करती हो? हाँ, बखा की बहन है सोहिनी, उसकी एक घटना है। पंडित कालीनाथ है एक पात्र, वो पहले सोहिनी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करता है। अच्छा। और जब वो विरोध करती है तो वो पंडित उल्टा उसी पर अपवित्र करने का आरोप लगा देता है। मतलब पीड़ित को ही दोषी बना दिया। बिल्कुल। खन्ना इसे एक बहुत ही क्रूर उदाहरण मानती है कि कैसे ये पवित्रता के नियम जो हैं, उनका इस्तेमाल अपने अपराधों को छिपाने और पीड़ित की आवाज को दबाने के लिए किया जाता है, खासकर एक दलित महिला की आवाज। हाँ। स्रोत ये भी बताता है कि खन्ना
इसकी तुलना आज के दौर की कुछ घटनाओं से भी करती हैं, जैसे हाथरस मामले का जिक्र आता है, ये दिखाते हुए कि कैसे ये शक्ति का दुरुपयोग और पीड़ित को ही दोषी ठहराने वाली मानसिकता आज भी मौजूद है। हाँ। बेशक ये खन्ना का विश्लेषण है, हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे, बस उनके तर्क को सामने रख रहे हैं जैसा स्रोत में दिया गया है। समझ गई। ये विश्लेषण वाकई बहुत सशक्त है। और बखा के अपने अंदरूनी संघर्ष के बारे में खन्ना क्या कहती हैं? खन्ना बताती हैं कि बखा लगातार शर्म, डर और एक तरह की आत्ममूल्य की कमी, मतलब सेल्फ वर्थ की कमी से जूझता रहता है। वो सपने भी देखता है, हॉकी खेलना चाहता है, अंग्रेजी सीखना चाहता है। हाँ, आम नौजवानों जैसे सपने। हाँ, लेकिन उसकी जाति उसे ये इजाजत नहीं देती। खन्ना एक जगह लिखती हैं, बट ड्रीम्स नो नो कास्ट, सपने कोई जाति नहीं जानते। ये वाक्य उसकी बेबसी और उस व्यवस्था की क्रूरता को एक साथ दिखाता है। बहुत मार्मिक है ये तो। अच्छा, उपन्यास के अंत में गांधी जी का जिक्र आता है। इस पर खन्ना का क्या नजरिया है? देखिए, गांधी जी का भाषण एक उम्मीद तो जगाता है। वो छुआछूत को मिटाने का आह्वान करते हैं, एक बड़ी भारतीय पहचान की बात करते हैं, लेकिन खन्ना यहाँ थोड़ी आलोचनात्मक हैं। अच्छा, कैसे? वो कहती हैं कि गांधी जी दलितों को भी अपनी कुछ बुरी आदतें छोड़ने को कहते हैं, जो आदतें उन्हें कथित तौर पर अपवित्र बनाती हैं। तो खन्ना इसे सुधार का एक अभिजात्य या कह लें इलीटिस्ट नजरिया मानती हैं। मतलब समस्या का सारा ठीकरा सिर्फ ऊंची जातियों पर नहीं फोड़ा जा रहा। हाँ, एक तरह से ऐसा लगता है जैसे पीड़ितों को भी बदलने की बात कही जा रही है, न कि सिर्फ उत्पीड़कों की सोच को। और वो जो तकनीकी समाधान की बात थी, फ्लश सिस्टम वाला मुद्दा। हाँ, उस पे खन्ना इस बात को रेखांकित करती हैं कि आनंद ने 1935 में ही सफाई के मशीनीकरण का सवाल उठाया था, लेकिन इसे कानूनी तौर पर पूरी तरह लागू करने में दशकों लग गए। लगभग 2020 तक का वक्त लग गया। इतना लंबा वक्त? जी। उनके अनुसार ये देरी दिखाती है कि व्यवस्था के अंदर जो जातिवादी राजनीति है वो कितनी गहरी बैठी हुई है, वो बदलाव को कैसे रोकती है। खन्ना का निष्कर्ष ये है कि उपन्यास एक बदलाव की सुबह की दहलीज पर खत्म होता है, लेकिन असल चुनौती मन के अंदर बसे जातिवादी बंधनों को तोड़ने की है। ये बात तो सही है। अच्छा, स्रोत में खन्ना के बारे में भी कुछ बताया गया है, उनका बैकग्राउंड? हाँ, संक्षेप में बताया है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान की छात्रा हैं और उनकी रुचि पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म और सबाल्टन स्टडीज में है। मतलब वो हाशिए पर रखे गए समुदायों के नजरिए से इतिहास और सत्ता को समझने पर ध्यान देती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ एक अकादमिक और आलोचनात्मक विश्लेषण। अब जरा देखते हैं कि आम पाठक जो आज इस किताब को पढ़ रहे हैं, फ्लिपकार्ट जैसी जगहों से खरीदकर, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये जानना भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वही असली लिटमस टेस्ट होता है कई बार। सही कहा। तो फ्लिपकार्ट पर इसकी रेटिंग्स तो काफी अच्छी दिख रही हैं। 4.5 स्टार हैं, 1700 से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। वाह। और कमेंट्स भी ज्यादातर पॉजिटिव है। लोग लिख रहे हैं फैब्यूलस, एक्सीलेंट, मस्ट रीड नॉवेल। कुछ टिप्पणियां सीधे मुद्दे पर आती हैं, जैसे किसी ने लिखा है दलितों की पीड़ा को उजागर करती है, एक और है गुड राइटिंग शोइंग द रियलिटी, या फिर वास्तविकता दिखाती है। तो मतलब उपन्यास का जो यथार्थवादी चित्रण है वो आज भी पाठकों को सीधे छू रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। बेशक कुछ व्यवहारिक टिप्पणियां भी है, जैसे पेज क्वालिटी को लेके मिलीजुली राय है। कोई कहता है गुड पेपर क्वालिटी, तो कोई कहता है पेज क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। ये तो खैर होता ही है। हाँ, वो तो है। लेकिन कुल मिला के संदेश यही है कि पाठक इसे एक जरूरी और प्रभावशाली किताब मानते हैं। और ये प्रतिक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती हैं कि ये उपन्यास सिर्फ अकादमिक बहस का विषय नहीं है, बल्कि आम लोगों से भी जुड़ रहा है। एक तरह से ये 90 साल पहले के समाज और आज के पाठक के बीच एक पुल का काम कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, ये एक जिंदा किताब है। अच्छा, अब तीसरे स्रोत पर आते हैं, वो हिंदी पुस्तक समीक्षा। ये शायद हमें एक और नजरिया देगी, थोड़ा साहित्यिक लिहाज से। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये समीक्षा भी उन्हीं मुख्य विषयों को दोबारा रेखांकित करती है। जातिवाद, छुआछूत, सामाजिक अन्याय, गरीबी, आधुनिकीकरण बनाम परंपरा और सबसे ऊपर मानवता और सम्मान की तलाश। लेकिन ये उपन्यास की साहित्यिक शैली पर भी ध्यान देती है। इसे सामाजिक यथार्थवाद यानी सोशल रियलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया गया है। अच्छा, और पात्र बखा के बारे में क्या कहा गया है? समीक्षा कहती है कि बखा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो एक तरह से पूरे दलित समुदाय की आवाज बन जाता है, उनकी पीड़ा, उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक सिंबलिज्म की बात भी। हाँ बिल्कुल, इसमें प्रतीकवाद का भी विश्लेषण है। जैसे मंदिर को धार्मिक पाखंड का प्रतीक बताया गया है,
गांधी का भाषण एक सुधारवादी नजरिए का प्रतीक है और वो फ्लश सिस्टम उसे तकनीकी समाधान या एक धुंधली सी उम्मीद का प्रतीक माना गया है। अच्छा। समीक्षा ये भी मानती है कि इस उपन्यास ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय जाति व्यवस्था की जो कड़वी सच्चाई है उससे रूबरू कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी उस समय। ये तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस हिंदी समीक्षा ने उपन्यास की कौन सी ताकतें गिनाई हैं, मतलब स्ट्रेंथ्स। इसकी सबसे बड़ी ताकत बताई गई है जातिवाद का मार्मिक और यथार्थवादी चित्रण। बहुत रियल लगता है पढ़ते हुए, और कैसे सिर्फ एक दिन की घटनाओं के जरिए पूरे समाज का एक खाका खींच दिया है आनंद ने। ये उनकी खूबी है। हाँ, ये बात तो है। और बखा का चरित्र उसे बहुत ही मानवीय और संवेदनाओं से भरा हुआ बनाया गया है, जिससे पाठक आसानी से जुड़ पाता है। लेकिन क्या ये समीक्षा कुछ सीमाएं भी बताती हैं? मतलब आज के नजरिए से कोई आलोचना? हाँ, और ये जानना भी जरूरी है। समीक्षा कहती है कि आज के पाठक को शायद कहानी का सिर्फ एक दिन में सिमटा होना कभी-कभी थोड़ा स्थिर या स्टैटिक लग सकता है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो सकता है। और गांधी जी का भाषण कुछ लोगों को थोड़ा उपदेशात्मक या डिडैक्टिक लग सकता है, जैसे लेखक सीधे सीधे कोई संदेश दे रहा हो। और एक दिलचस्प आलोचना ये भी है कि कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि बखा की जो आवाज है उस पर लेखक की अपनी विचारधारा, मतलब मुल्कराज आनंद की विचारधारा थोड़ी हावी हो रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। खैर, ये आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन क्या ये समीक्षा इसे पढ़ने की सलाह देती है? हाँ, बिल्कुल, पुरजोर तरीके से। समीक्षा कहती है कि भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए, दलित साहित्य की पृष्ठभूमि जानने के लिए, आनंद की शक्तिशाली लेखन शैली का अनुभव करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि इसमें उठाए गए मुद्दे आज भी जिंदा हैं, इसलिए इसे पढ़ा जाना चाहिए। समीक्षा ने इसे 4.55 की रेटिंग भी दी है। तो मतलब कुल मिलाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब मानी गई है। हाँ जी, तो तीनों स्रोतों को सुनने के बाद अब एक ज्यादा गहरी, एक मल्टी लेयर्ड समझ बन रही है। जानवी खन्ना का विश्लेषण हमें व्यवस्था की राजनीति और मनोवैज्ञानिक असर तक ले जाता है। हाँ। फ्लिपकार्ट की प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक और असरदार है। बिल्कुल। और हिंदी समीक्षा साहित्यिक गुणों, प्रतीकात्मक और कुछ संभावित सीमाओं पर भी रोशनी डालती है। इन सब को अगर मिलाएं तो क्या तस्वीर उभरती है? एक जटिल तस्वीर उभरती है, लेकिन कुछ धागे जुड़ते हुए दिखते हैं। जैसे वो सोहिनी वाली घटना को ही लें, खन्ना उसे सत्ता के दुरुपयोग और पवित्रता के नियमों के दोगलेपन से जोड़ती हैं। हाँ। और हिंदी समीक्षा उसी घटना को धार्मिक पाखंड के प्रतीक के तौर पर देखती है। दोनों विश्लेषण एक ही घटना को अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजरियों से देख रहे हैं ना। सही बात है। और पाठकों की वो प्रतिक्रियाएं जिसे वास्तविकता दिखाती है, वो इस बात की पुष्टि करती है कि उपन्यास का यथार्थवाद आज भी पाठकों को छूता है, जैसा हिंदी समीक्षा में भी कहा गया। बिल्कुल। और समाधानों पर भी देखिए, अलग अलग विचार दिखते हैं। गांधीवादी रास्ते पर खन्ना की आलोचना है, वो एलिटिस्ट वाला पॉइंट, और हिंदी समीक्षा की टिप्पणी थोड़ा उपदेशात्मक लगना, ये मिलती जुलती हैं, भले ही शब्द अलग हों। हाँ। वहीं मशीनीकरण वाले समाधान पर खन्ना व्यवस्थागत देरी पर सवाल उठाती हैं, जबकि हिंदी समीक्षा उसे उम्मीद के प्रतीक के तौर पर भी देखती है। तो ये दिखाता है कि उपन्यास सिर्फ समस्या ही नहीं दिखाता, बल्कि समाधानों पर भी सोचने को मजबूर करता है, और उन समाधानों पर भी अलग अलग राय हो सकती है, जो स्वाभाविक है। लेकिन क्या कोई ऐसा केंद्रीय संदेश है जिस पर तीनों स्रोत कहीं ना कहीं सहमत दिखते हो? हाँ, मुझे लगता है वो केंद्रीय संदेश है अमानवीयकरण का, डीह्यूमनाइजेशन का, और उसके खिलाफ बुनियादी मानवीय सम्मान की तलाश का। सम्मान की तलाश। हाँ, बखा की पूरी कहानी इसी एक इच्छा के इर्द गिर्द घूमती है। उसे बस एक इंसान समझा जाए, उसे वही सम्मान मिले जो किसी भी इंसान का हक है। ये बात खन्ना के मानवाधिकारों के हानन वाले विश्लेषण में भी है, पाठकों की पीड़ा वाली टिप्पणियों में भी है, और हिंदी समीक्षा के मानवता और सम्मान की तलाश वाले विषय में भी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने मुल्कराज आनंद के अछूत पर इन विभिन्न स्रोतों के जरिए एक गहन चर्चा की। हमने देखा कि कैसे ये उपन्यास बखा के सिर्फ एक दिन के अनुभवों के माध्यम से जातिगत उत्पीड़न का एक बेहद शक्तिशाली और हाँ, हमने समझा कि इसमें पवित्रता और अपवित्रता की राजनीति, मानवाधिकारों का हनन और व्यक्ति के मनोविज्ञान पर पड़ने वाले गहरे असर जैसे कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं।
जैसा कि खन्ना की समीक्षा में विस्तार से बताया गया था। और फ्लिपकार्ट की पाठक प्रतिक्रियाओं से और खन्ना द्वारा बताए गए समकालीन कनेक्शन से, जैसे वो हाथरस या लिंचिंग का जिक्र था, ये भी साफ हुआ कि उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। बिल्कुल। और हमने उपन्यास में सुझाए गए समाधानों, चाहे वो गांधीवादी दृष्टिकोण हो या तकनीकी समाधान, और उन पर CLRI समीक्षा और हिंदी समीक्षा से मिले आलोचनात्मक दृष्टिकोणों पर भी गौर किया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मुझे लगता है हिंदी समीक्षा की वो बात कि अछूत एक सामाजिक दस्तावेज है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक आईना है। सही कहा। और बखा की वो जो सम्मान और समानता की इच्छा है, जैसा कि समीक्षा कहती है, वो आज भी हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि ये संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल सही। और इसी बिंदु से जुड़ा एक विचार मेरे मन में आ रहा है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। हमने बखा के सपनों की बात की थी। वो हॉकी खेलना चाहता था, अंग्रेजी सीखना चाहता था, लेकिन उसकी जाति ने उन सपनों को कुचल दिया। हाँ। दूसरी तरफ उसकी बुनियादी इच्छा क्या थी? सम्मान पाने की। तो सवाल ये उठता है, क्या सपने जैसे बखा के थे, वो व्यक्तिगत आकांक्षाएं, कुछ बनने की चाह, क्या वो सिर्फ निजी इच्छाएं होती हैं, या फिर समाज में बदलाव लाने के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए ये सपने एक जरूरी चिंगारी का काम भी कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।